नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश शर्मा अपने YouTube चैनल नागेश शर्मा कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप एक्सटर्न कीवर्ड को सी एडिटर पर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा सी एडिटर पर ले जाता हूँ, जहाँ पर आप एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में सीखोगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है exam.c। इसमें आपने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। आप एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर सकते हो, conio.h। ओके, तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमने यूज किया है, वो वेरिएबल है आपका काउंट वेरिएबल। तो काउंट वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज किया है हमने। तो काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट आपकी 0 होगी। तो यहाँ पर आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ने काउंट वेरिएबल को एक्सेस किया। तो मेन के पास अपना तो कोई काउंट नाम का वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू जो आपकी डिस्प्ले होगी वो काउंट की वैल्यू आपकी 0 डिस्प्ले होगी। तो आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। रन करने पर आप देखोगे यहाँ पर काउंट की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर काउंट की वैल्यू कुछ और इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो आप उसे इनिशियलाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने काउंट की वैल्यू को 2 इनिशियलाइज कर दिया है तो काउंट की वैल्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वेरिएबल्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अदरवाइज आप उसको अगर कोई दूसरी वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो तो वो भी इनिशियलाइज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका एक लोकल वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया। उस लोकल वेरिएबल का नाम भी मैंने काउंट ही रखा। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन के पास अपना भी एक लोकल वेरिएबल काउंट नाम का आ गया है और एक वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल था। तो जब भी आपके पास ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम हो जाता है तो उस कंडीशन में जब आपका काउंट वेरिएबल यूज किया जाएगा, ये वाला वेरिएबल जब यूज होगा तो उस समय जो लोकल वेरिएबल होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेन के अंदर जब काउंट को डिस्प्ले कराओगे तो जो लोकल वेरिएबल काउंट होगा उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके काउंट की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस है। अब हम क्या करना चाहते हैं, आप सपोज कीजिए यहाँ पर हमने इस काउंट वेरिएबल को यहाँ से हटा दिया। जब इस काउंट वेरिएबल को यहाँ से हटा देते हो और आप यहाँ पर नीचे लिख देते हो तो इस प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं आएगा। आप कंपाइल करके देख सकते हो और आपकी वही वैल्यू, आपकी लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है 1, वो डिस्प्ले होगी, क्योंकि इसमें लोकल वेरिएबल को यूज किया गया है। तो लोकल वाले वेरिएबल को यूज कर लेगा। अब मैंने इस लोकल वाले वेरिएबल को यहाँ से हटा दिया। हटाने के लिए मैंने क्या किया है, हाँ, या तो मैं इसे कमेंट बना सकता था या फिर मैंने इसको हटा दिया। चलो ये हटा दिया मैंने इसको। अब आप क्या करोगे, अब अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल किया जाएगा तो भले ही आपका काउंट वेरिएबल ग्लोबल स्टोरेज में नीचे डिस्प्ले किया यूज किया गया, डिक्लेयर किया गया है, पर जब मेन वाला फंक्शन आपका काउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काउंट वेरिएबल जो है वो आपका पहले यूज किया गया डेफिनेशन उसकी बाद में। तो यहाँ पर आपके कंपाइलर को प्रॉब्लम होगी। तो कंपाइलर के लिए तो ये आपका अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंपाइल करते हो तो आपको एक एरर मिलेगा और वो एरर है आपका अनडिफाइंड सिंबल काउंट। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको वेरिएबल पहले ही लिखना चाहिए था। अगर आप मेन में यूज करना चाहते हो तो मेन से पहले आपको ग्लोबल वेरिएबल करना चाहिए था। तो इससे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और हम कहीं भी वेरिएबल को ग्लोबली हम डिक्लेयर करें, डिफाइन करें, आपका वेरिएबल कहीं से भी एक्सेस हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अपने वेरिएबल की एक्सटर्न डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो एक्सटर्न डिक्लेरेशन क्या होता है, एक्सटर्न डिक्लेरेशन का सिंटेक्स होता है एक्सटर्न, उसके बाद डेटा टाइप इंट काउंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आपका जो वेरिएबल है वो एक्सटर्नली कहीं ना कहीं स्टोर होगा। हो सकता है इसी फाइल में कहीं भी हो सकता है स्टार्टिंग में हो, लास्ट में हो, या फिर ये हो सकता है किसी दूसरी फाइल में भी एग्जिस्ट करता हो। तो अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, एक्सटर्नल बना देंगे, तो बाद में भी अगर आपका वेरिएबल डिफाइन होगा तो भी आपका एरर नहीं आएगा और आप यहाँ रन करोगे तो आपकी काउंट की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल वेरिएबल की जरूरत कब पड़ेगी आपको। चलिए आपको अभी और बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं।
अब सपोज कीजिए मैंने आपका एक फंक्शन और बनाया और उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन का नाम है आपका स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन क्या करेगा, जो काउंट वेरिएबल जो होगा इसकी वैल्यू को स्क्वायर कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया, सिंपलिसिटी के लिए मैं वॉइड स्क्वायर फंक्शन ले रहा हूं और इसने क्या किया, इसने काउंट की वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया और काउंट में ही स्टोर कर दिया। तो काउंट इक्वल टू काउंट क्रॉस काउंट किया, इससे वेरिएबल की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसकी वैल्यू को अगर डिस्प्ले करोगे और यहाँ पर मैंने लिखा इनसाइड स्क्वायर, इनसाइड स्क्वायर काउंट इक्वल टू परसेंटेज डी कामा काउंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो क्योंकि आपका जो काउंट वेरिएबल है वो आपका स्क्वायर फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दिया गया है, तो काउंट वेरिएबल इसको एक्सेस कर सकता है। भले ही पहले मेन आपका एक्सेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेन के बाद डेफिनेशन लिखी गई थी, तो मेन के बाद डेफिनेशन लिखने की वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपको उसकी डिक्लेरेशन एक्सटर्न करनी पड़ी थी। स्क्वायर के अंदर आपको एक्सटर्न डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से पहले आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब अगर आप इसे कंपाइल करोगे तो यहाँ पर जो एरर है टाइप मिसमैच आ रहा है। टाइप मिसमैच क्यों आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल आपका मेन के बाद डिफाइन किया गया और कॉल पहले किया गया है, तो आपको इसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन आप दे सकते हो, डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन लिख दिया। आप चाहते थे तो मेन के अंदर भी लिख सकते थे इस डिक्लेरेशन को। अब आपका कोई एरर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, आपने रन किया और आपका प्रोग्राम रन होके काउंट की वैल्यू मेन में 2 है और स्क्वायर के अंदर 4 हो गई है। तो इस तरह से प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ से जो मैंने काउंट को ग्लोबली डिक्लेयर किया था, मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ और इसको बिल्कुल लास्ट में लिख देता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब मेन तो इसको एक्सेस कर लेगा क्योंकि मेन ने एक्सटर्नल डिक्लेयर किया हुआ है, एक्सटर्न कीवर्ड के साथ इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू उठाएगा, ये प्रोग्राम में कहीं पर भी काउंट की वैल्यू डिक्लेयर हो रही होगी, यूज हो रही होगी या डिफाइन हो रही होगी, तो वहां से वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर अभी वैल्यू को नहीं पिक कर सकता है, क्योंकि स्क्वायर में आपका जो वेरिएबल था आपका वो आपका लोकली तो डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो ये ग्लोबली एक्सेस कर सकता है और ग्लोबल में आपका ये अपने फंक्शन की डेफिनेशन से पहले अगर डेफिनेशन मिल गई इसको तो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज इसको भी एक्सटर्न ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, आपका अनडिफाइंड सिंबल दे रहा काउंट में, तो या तो आप इसको भी, इसके अंदर भी आप इसको एक्सटर्न डिक्लेयर कीजिए। तो अगर एक्सटर्न डिक्लेयर करते हो इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो भी इसी काउंट को एक्सेस करेगा जो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, और जो आपका स्क्वायर है वो भी उसी काउंट को डिक्लेयर करेगा, मतलब यूज करेगा। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर में से एक्सटर्न हटा देते हो तो इसका अपना लोकल वेरिएबल हो जाएगा, और अगर इसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता है तो ये गार्बेज वैल्यू उठाएगा, गार्बेज वैल्यू का स्क्वायर शो कर देगा आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटर्न कर देता हूँ तब ये मेन फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन दोनों इस काउंट वैल्यू को यूज करेंगे। तो मेन फंक्शन तो 2 डिस्प्ले करेगा और ये आपका 4 डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आंसर 2 और 4 आ रहे होंगे। यस, अब आप देख रहे हो कि इस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन है, 2 फंक्शन है, एक तो आपका मेन है और दूसरा क्या स्क्वायर है। दोनों ही आपके इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं क्योंकि दोनों के बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों के अंदर आपको एक्सटर्न डिक्लेरेशन लिखनी पड़ गई। तो एक्सटर्न डिक्लेरेशन अगर आपके सारे फंक्शंस में आ रही है तो ये बेटर रहेगा कि आप इसको यहाँ ना लिखकर आप इसको मतलब ये एक्सटर्न डिक्लेरेशन को आप यहाँ पर कॉमन लिख दीजिए, ठीक है, ग्लोबल स्कोप में लिख दीजिए। ग्लोबल स्कोप में लिखने से क्या होगा कि आपको ये मेन के अंदर और स्क्वायर के अंदर आपको अलग अलग नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको कंपाइल करोगे और आपने इसको रन किया तो आपका आंसर आ रहा है। तो अगर किसी प्रोग्राम में 5 फंक्शन है, अगर 5 फंक्शन आपके अपने वेरिएबल की वैल्यू को यूज करना चाहते हैं जो कि कहीं एक्सटर्नली आपकी स्टोर हुई हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप सब उसको एक्सटर्न डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर
इंडिविजुअली सबके पास एक्सटर्न डिक्लेयर करने की बजाय आप एक कॉमन ग्लोबल स्कोप में उसको एक्सटर्न लिख सकते हो। तो अगर आपने मेन से पहले लिख दिया, सबसे पहले वाले फंक्शन से पहले अगर आपने एक्सटर्न डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो एक्सटर्न डिक्लेरेशन है ये मेन के लिए भी हो गई और स्क्वायर के लिए भी हो गई। ओके, तो इंडिविजुअली आपको हर फंक्शन के अंदर एक्सटर्न डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम शो करता हूँ। तो दूसरे प्रोग्राम के लिए मैंने, चलिए एक फंक्शन हमने ओपन किया, एक फाइल मैंने ओपन की file1.c। तो file1.c को मैंने ओपन किया। ओके, एक फाइल मेरी file1.c है, दूसरी फाइल मैंने ओपन की file2.c। तो ये मैंने file2.c को भी ओपन कर लिया, और एक फाइल और मैंने ओपन की फाइल ये फाइल है हमारी फाइल N3। तो ये 3 फाइल हमने यूज कर ली यहाँ पर। ठीक है, इन फाइलों में कुछ रिलेशन है, मैंने इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसको, हाँ, इसका साइज मैंने स्मॉल कर दिया। उसके बाद जब मैं इसकी बारी आएगी फाइल टू को भी मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ताकि एक स्क्रीन पर आपको ये तीनों फाइलें दिखाई दें। एक आपका file1 है मेन। तो एक तरह से मैंने स्क्रीन को इस तरह से मूव करा दिया है कि आपको अपनी तीनों फाइलें दिखाई देंगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ एग्जाम को, और थर्ड फाइल आपकी file2 है। ओके, तीनों फाइल तो एक में नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा छोटा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 3 फाइल हैं। फर्स्ट फाइल आपकी file1 है, दूसरी file2 है, और तीसरी file3 है। तो मैंने क्या किया इसमें, आपका सबसे पहले ओरिजिनल फाइल को देखिए। ओरिजिनल फाइल आपकी file1 है, जिसमें आपका मेन लिखा हुआ है। तो ये 3 फाइलें 3 अलग-अलग पर्सन भी बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पर्सन है जो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सबको अलग-अलग टास्क दिया गया कि आप ये वाली फाइल का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, आप ये वाली फाइल का इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो इन फाइलों में कोडिंग हो रही होगी। ओके, और बाद में फाइलें मिला के एक प्रोजेक्ट का पार्ट बना दी जाती हैं। तो आइए शुरुआत कैसे करेंगे इसकी। सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल इंटीजर काउंट आपका डिक्लेयर हुआ है। तो इसलिए अगर मेन इसको एक्सेस करना चाहता है तो इसको एक्सटर्न डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो एक्सटर्न डिक्लेयर किया इन्होंने, फिर इनसाइड मेन काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले किया गया, फिर 2 फंक्शन कॉल किए गए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये दोनों फंक्शन आपके 2 अलग-अलग फाइलों में है। फाइल 3 के अंदर, फाइल N3 के पास आपका इंक्रीमेंट फंक्शन है, और फाइल 2 के पास आपका डिक्रीमेंट फंक्शन है। ओके, अब ये किस तरह से वर्क करते हैं वो देखिएगा। साथ में मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको डिक्लेयर करने की जरूरत तो नहीं है वैसे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। दूसरी फाइल में डिक्रीमेंट फंक्शन है और तीसरी फाइल में इंक्रीमेंट फंक्शन है। तो इंक्रीमेंट फंक्शन कैसे वर्क करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंक्रीमेंट फंक्शन है, और ये फर्स्ट फाइल के काउंट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है। तो अकाउंट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक फाइल दूसरी फाइल का डाटा रीड करना चाहती है, या फिर एक फाइल का फंक्शन दूसरी फाइल के किसी वेरिएबल को पिक करना चाहता है, तो उसके लिए उस वेरिएबल को आपको एक्सटर्न डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक्सटर्न डिक्लेयर करने से इसका जो काउंट वेरिएबल है वो एक्सटर्नल स्टोरेज से आएगा कहीं ना कहीं से। तो या तो वो सेम फाइल में होगा, या फिर आपका किसी दूसरी फाइल में भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेम फाइल में तो काउंट है नहीं आपका, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्न डिक्लेयर कर दिया। एक्सटर्न डिक्लेयर करने से क्या होगा, ये डायरेक्टली file1 के काउंट को यूज कर पाएगा। इसी तरह से मैंने file2 में डिक्रीमेंट फंक्शन बनाया, वो भी आपका file1 के काउंट को यूज करना चाहता है। तो वहां पर भी मैंने क्या किया, उसको काउंट को
मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज में ही रखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी मुझे एक्सटर्न कीवर्ड से डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी इनके बीच में लिंक स्टैब्लिश हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ये एक्सटर्न कीवर्ड नहीं यूज करते हो तो ये तो आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया, इस फाइल में कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है, फिर वो दूसरी फाइल से डाटा नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सटर्न डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए ये 3 फाइलें भले ही बन चुकी हैं, पर अभी इन 3 फाइलों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, आपने कंपाइल किया, तो यहाँ पर आपका कंपाइलेशन में तो कोई एरर नहीं आया, पर जब आप इसको रन कराओगे, तो आपको एरर मिलेंगे। तो 2 एरर आ रहे हैं। 2 एरर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल तो किया गया, उसको डेफिनिशन नहीं मिल रही है, और दूसरा डिक्रीमेंट फंक्शन को भी कॉल किया गया, तो उसको भी डेफिनिशन नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वाला लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है? सिंपल लॉजिक ये है, क्योंकि जैसे कंपनियों में प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, तो पहले आप ये प्रोजेक्ट ओपन करोगे, ठीक है? प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप ओपन प्रोजेक्ट करोगे। ओपन प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, ठीक है? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर नाम दिया एक्सटर्नल पीआर प्रैक्टिस, कुछ भी दे सकते हो आप। आपने एंटर कर दिया, तो और ये सेव करने के लिए पूछा है, तो आप इनको सेव कर दीजिएगा सभी फाइलों को। ओके, उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? इस प्रोजेक्ट में आप इन तीनों फाइलों को ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करेंगे? आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, और एंटर करने के बाद आप फाइल 1.c को ऐड कर दीजिएगा। ये मैंने ऐड कर दिया, तो आप देख रहे हो कि आपकी फाइल आ चुकी है। फिर आप फाइल 2.c को भी ऐड कर दीजिएगा। ये फिर आपसे पूछेगा, तो आप फाइल n3 को भी ऐड कर दीजिएगा। तो तीनों फाइलें अब ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद आप डन करोगे, और ये आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है? तो अब देखिए, अब पहले जो इन फाइलों के बीच में लिंक नहीं था, अब वो फाइलों के बीच में लिंक आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों फाइलें एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट हो चुकी हैं। ओके, अब ये क्या करेंगे कि जब आपका फाइल 2 के पास कंट्रोल आएगा, क्योंकि डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है? तो ये एक दूसरी फाइल के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है? अब तक नहीं कर पा रहा था, पर जैसे ही आपने इनको एक प्रोजेक्ट में रखा, तो ये एक्सेस कर पाएंगी। अब अगर मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पर, तो इसको कंपाइल करने पर आपका कोई एरर नहीं आएगा, और रन करने पर भी कोई एरर नहीं आएगा। अभी काम कैसे करेगा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो मेन ने भी अपने वेरिएबल को एक्सटर्न डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि जो काउंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो बाद में लिखी हुई है मेन से। अगर ये पहले लिखी हुई होती, तो यहाँ पर आपको इसको एक्सटर्न डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो मेन के अंदर काउंट को डिस्प्ले किया गया। काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 0 है, तो इसलिए 0 डिस्प्ले कर देगा मेन। उसके बाद जब इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेगा, तो इंक्रीमेंट फंक्शन आपका फाइल n3 में लिखा हुआ, तो अपने आप वहां से पिक कर लेगा। ओके, जब इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेगा, अब फंक्शन आपके इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है? फंक्शन में कोई रुकावट नहीं आती है, केवल आपके वेरिएबल्स में आती है थोड़ी सी। तो आपने देखा यहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल किया, इंक्रीमेंट को। अब इंक्रीमेंट फंक्शन आपका काउंट वेरिएबल को यूज करना चाहता है। अब काउंट वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ तो नहीं मिलेगी, किसी दूसरी फाइल से उठानी पड़ेगी, तो इसके लिए यहाँ पर एक्सटर्न डिक्लेयर करना पड़ेगा काउंट को। और ये जो आपका आपकी जो मेन फाइल है, फाइल 1.c, उसमें जो काउंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी। उसकी वैल्यू अभी 0 है, तो क्योंकि पहले इंक्रीमेंट कॉल किया गया, तो काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। फिर काउंट डिस्प्ले होगा, तो आपका आंसर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापस मेन में कंट्रोल आएगा, यहाँ पर डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, तो इस बार डिक्रीमेंट फंक्शन आपको सेकंड फाइल में मिलेगा। तो सेकंड फाइल में आपका डिक्रीमेंट फंक्शन काउंट को यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपको एक्सटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ा, ताकि इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज से आए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, पर एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू है वो कहीं और स्टोर हो रही होगी। तो ये बेनिफिट होता है किसी वेरिएबल को अगर आप एक्सटर्न कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करोगे, तो एक्चुअल स्टोरेज उसकी कहीं और एग्जिस्ट करती होगी। इस वाली लाइन के लिए, एक्सटर्न इंट काउंट के लिए, कोई भी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। दैट इज जस्ट ए डिक्लेरेशन। कंपाइलर इस लाइन को देखकर उसको मेमोरी भी एलोकेट नहीं करता है, इसकी मेमोरी कहीं और एलोकेट हो गई होगी, जो किसी दूसरी फाइल में होगी। क्लियर? अब ये काउंट की वैल्यू को कितना एक्सेस करेगा? क्योंकि काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट फंक्शन ने 1 कर दिया था, तो ये 1 एक्सेस करेगा। काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगी, और उसके बाद काउंट की वैल्यू 0 डिस्प्ले हो जाएगी। फिर वापस कंट्रोल आपका मेन फंक्शन के पास जाएगा, और वहां पर कैलकुलेट चीज करते हुए आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अब तक जब तक ये फाइलें एक प्रोजेक्ट में नहीं रखी गई थी, तब तक ये
आपकी एक्सेसिबल नहीं थी एक दूसरे से। अब मैं अगर इसको अगर रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि आपकी आउटपुट आ रही है इनसाइड मेन काउंट इक्वल टू 0, इनसाइड इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू 1, इनसाइड डिक्रीमेंट काउंट इक्वल टू 0। क्लियर? क्या पहले मैन ने 0 एक्सेस किया उसको, फिर इंक्रीमेंट ने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, डिक्रीमेंट ने डिक्रीमेंट करके 0 डिस्प्ले कर दिया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब मैं और कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जब डिफरेंट डिफरेंट फाइल के जो फंक्शन होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन के आगे एक्सटर्न कीवर्ड लिखता हूँ, तो किसी फंक्शन के डेफिनेशन में फंक्शन के सामने एक्सटर्न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपके बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न ही होते हैं। कोई भी फंक्शन दूसरी फाइल का फंक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के उठा सकता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक्सटर्न कीवर्ड नहीं भी लिखा हुआ है, तो भी बाय डिफॉल्ट वो एक्सटर्न ही होते हैं, इसलिए हमें ये एक्सटर्न कीवर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर एक्सटर्न लगा दोगे तो आपके प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी आउटपुट वही आएगी जो आ रही थी। क्लियर? तो एक्सटर्न कीवर्ड लिखने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। अब फर्क कब पड़ता है? अब सपोज करो मैं चाहता हूँ, इसने तो एक्सटर्न डिक्लेयर कर दिया, ये 3 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये 3 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तीनों अपनी अपनी फाइलें बना रहे थे, ठीक है, और ये वेरिएबल आपका ग्लोबल था, एक्सटर्नल स्टोरेज का था, तो कोई भी एक्सेस कर ले रहा था इसको, ठीक है। अब ये चाहता है कि अब ये फाइल 1 कंट्रोल करना चाहता है कि इसके पास, या तो इसी वेरिएबल को दिखा देता हूँ मैं आपको, कि अगर ये वेरिएबल को क्या कर देता है, स्टैटिक बना देता है। तो स्टैटिक डिक्लेयर करने से क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है ये अपनी फाइल से बाहर नहीं एक्सेस हो पाएगा। तो जब तक जो फंक्शन यूज कर रहे थे, डिक्रीमेंट भी यूज कर रहा था, इंक्रीमेंट भी यूज कर रहा था, क्योंकि ये वेरिएबल अब स्टैटिक बन चुका है, तो अपनी फाइल में तो एक्सेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये मेन तो एक्सेस कर लेगा इसको, पर मेन के बाहर कोई भी फंक्शन, कोई किसी दूसरी फाइल का फंक्शन इसको नहीं एक्सेस कर पाएगा। अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एरर आएगा, तो कंपाइल करने पर तो कोई एरर नहीं आएगा, पर लिंकर एरर आपका प्रोड्यूस करेगा आपका। ओके, तो ये अनडिफाइंड सिंबल काउंट शो कर रहा है आपका ये फाइल 2 में। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरह से अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना दोगे तो अपनी क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। ओके, ये जो कौन सा वेरिएबल है आपका, ये वेरिएबल आपका स्टैटिक तो है, पर ये आपका ग्लोबल स्कोप वाला स्टैटिक है। तो किसी ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को स्टैटिक बना दोगे तो अपनी फाइल से बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी फंक्शन को, जैसे आप देख रहे हो आपका जो मेन फंक्शन है वो कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, इंक्रीमेंट को और डिक्रीमेंट को। सपोज कीजिए आप इस इंक्रीमेंट फंक्शन के आगे स्टैटिक लिख देते हो। अभी मैंने एक्सटर्न लिख के बताया था कि एक्सटर्न लिखने से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आप किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक लिख दोगे तो ये फंक्शन भी अपनी फाइल से बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फाइल 1 में जो मेन फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया जा रहा था वो कॉल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको कंपाइल करते हो तो कोई एरर नहीं है, पर जब आप इसे रन कराओगे आपको एक एरर मिलेगा। वो एरर क्या है, अनडिफाइंड सिंबल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आपको इसको नहीं विजिबल हो रहा है, तो ये नहीं एक्सेस कर पा रहा है, तो इंक्रीमेंट की डेफिनेशन नहीं मिल पा रही है। क्लियर? तो फंक्शन को भी आप स्टैटिक बना सकते हो, फंक्शन को स्टैटिक बनाने से ये डिफरेंस आएगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होता तो आप कैसे करते हैं इनको। ओके, तो मैंने सारी फाइलों को बंद कर दिया। अब ये फाइलें प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, अब ये नॉर्मल आपकी बिन फोल्डर में आ चुकी हैं फिलहाल। ओके, क्योंकि कैसे पता चलेगा, अगर आप इनको अब कंपाइल करोगे, एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एरर आएगा आपका। ठीक है, तो एरर आ रहा है आपका, क्योंकि ना तो इंक्रीमेंट फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, ना डिक्रीमेंट दिखाई दे रहा होगा उसको। अब आप इसको कैसे एक्सेस करोगे? अगर एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फाइल 2 है, ठीक है। फाइल 2 का जो कोड है, आप जैसे हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, तो यहाँ पर आप इसी तरह से आप इस पूरी फाइल को भी इंक्लूड कर सकते थे। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया होता तो आपने लिखा हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड में यहाँ पर आप एंगल ब्रैकेट की जगह डबल कोट्स लिखोगे, और यहाँ पर आप लिखोगे file2.c। ठीक है, इसी तरह से अगर आप थर्ड फाइल को भी यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हैश इंक्लूड file n3.c।
ओके, तो जैसा कि आपको क्लियर है कि हैश क्या होता है, प्रीप्रोसेसर होता है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द टास्क ऑफ प्रीप्रोसेसर। द प्रीप्रोसेसर रिप्लेसेस द कंटेंट ऑफ फाइल टू डॉट सी इन द करंट प्लेस। ठीक है, जहां पर भी ये लाइन लिखी हुई होगी हैश इंक्लूड फाइल टू डॉट सी, ये वाली लाइन यहाँ से हट जाएगी और इसकी जगह रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, जो कुछ भी फाइल 2 में लिखा हुआ होगा वो सब यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में जो कुछ भी फाइल n3.c में लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा मटेरियल आपकी इस लाइन पर रिप्लेस हो जाएगा जहां पर हैश इंक्लूड फाइल n3.c लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यही आपका प्रीप्रोसेसर का काम होता है, इट विल रिप्लेस द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल्स इन द current program. Similarly, if you are using the statement hash include double quotes file2.c, so it will replace the content of all content of C file in the current program. तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसे अगर एग्जीक्यूट करते हो तो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये सारी डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी हैं। फाइल 2 की फाइल हैश इंक्लूड की जगह फाइल 2.c की जगह रिप्लेस हो चुकी हैं और हैश इंक्लूड फाइल n3.c की जगह उस फाइल 3 के अंदर कुछ भी डाटा लिखा हुआ वो रिप्लेस हो चुका है। तो सब कुछ अज्यूम कर लीजिए कि एक ही फाइल में आ चुका है। एक ही फाइल में आएगा तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से कंपाइलर इसको यहाँ से हटाएगा। ओके, तो इस फाइल को हटा के मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि कंपाइलर आपका जो प्री प्रोसेसर है वो वही काम कर रहा होगा। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। ओके, और यहाँ पर रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद जब ये फाइल आएगी आपकी तो इस फाइल के जो कंटेंट्स हैं उसको भी प्रोसेसर यहाँ से, मतलब यहाँ तो मैंने डिलीट किया पर वो एक्चुअल में कॉपी करेगा वहां से। ठीक है, वहाँ तो रहेगी फाइल 2.c में भी रहेगी। तो ये वाली लाइन हट गई और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कंटेंट। ओके, तो इसके कंटेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, ये इसके कंटेंट्स कहीं नहीं जाएंगे, वो फाइल भी एग्जिस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी फाइल एक तरह से ये आ गई है। ओके, ये हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका एक्सटर्न कीवर्ड है वो कई बार डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पर भी डिक्लेयर हो गया है, यहाँ पर भी डिक्लेयर हो गया है एक्सटर्न, क्योंकि एक फाइल से उठ के आया तो यहाँ पर एक्सटर्न डिक्लेयर हो गया, दूसरी फाइल से उठ के आया तो यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। साथ में मेन के पास अपना लोकल भी था तो लोकल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सटर्न इंट काउंट ये डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं थी। आप इसको कितनी बार भी डिक्लेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस लाइन को 10 बार लिख लीजिए। तो आपने अगर इसको कंपाइल किया, मैं यहाँ से स्टैटिक हटा देता हूँ क्योंकि स्टैटिक तो मैंने आपको स्टैटिक का कंसेप्ट समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब आप अगर इसको कंपाइल करते हो कोई एरर नहीं है। अच्छा, मुझे एक्सटर्न की जरूरत पड़ेगी क्या? एक्सटर्न की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि एक्सटर्न आपका जो वेरिएबल काउंट है वो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप किसी वेरिएबल की डेफिनेशन बाद में देते हो, यूज पहले करते हो, उसकी एक्सटर्न डिक्लेरेशन चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सटर्न आपकी ग्लोबल प्लेस में डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका ग्लोबल प्लेस में डिक्लेयर हुआ है, तो इनकी जरूरत नहीं थी। आप चाहो तो किसी एक में से नहीं भी लगाते तो भी आपका काम हो जाता है, किसी एक फाइल में नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप इसे कंपाइल करते हो तो कोई एरर नहीं आ रहा, आप इसे रन करते हो, आपका आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपके जो कंसेप्ट्स थे एक्सटर्न के बारे में वो थोड़े से और क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आपको अगर आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो और इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको सेंड करता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी नया मटेरियल चाहिए कि इस पर आप वीडियो बनाइए तो आप मुझे, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो मेरे से, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।